साथियों नमस्कार। जे कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज राष्ट्रपति के इस टॉपिक का समापन है और 10 राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से हम पढ़ चुके हैं। कार्यकाल के हिसाब से 11 और आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनके आगे के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। देखो, अब्दुल कलाम जी के बारे में व्यवहारिक बातें या जो भी इनकी सादगी से के चर्चे हैं, जो इनके एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, एक ईमानदारी, शालीनता या कुछ भी जो एक जितनी भी बढ़िया चीजें होती है ये कह सकते हैं इनमें वो सारी थी। ये किसी परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है और ये मान लो कि ऐसे व्यक्ति देश में होना उस देश के लिए गौरवशाली होने की बात होती है। तो ऐसे महान व्यक्ति इस महान पद पर आए और देखो, हम राजनीति विज्ञान से संबंधित या हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और इन व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। एकदम गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। इस पद पर सुशोभित इन्होंने इस पद को किया। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व भी हमारे देश में हुए और कुछ दिन पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो साथियों, आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड की परीक्षा हमारा मुख्य टारगेट जो सिलेबस चला हुआ है वो हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक जो भी आप कहो उसका ले रखा है। बाकी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ रहे हो तो लगभग हमने इसको कंप्लीट करा दिया है। पहले भी बता दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। चैनल पर जाके ये सारी चीजें वहां पर आपको इकट्ठी मिल जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रहने वाले, तमिलनाडु में नाम सुना होगा रामेश्वरम। जब 2002 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थी वो लक्ष्मी सहगल थी। इन्होंने लक्ष्मी सहगल को चुनाव में पराजित किया और उनको पराजित करके ये भारत के राष्ट्रपति बने। देखो, ये ध्यान रखना कि एकमात्र ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं ये जो राष्ट्रपति बने हैं जो जीवन में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रहे, या फिर ये कहें कि ये प्रथम गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं जो राष्ट्रपति बने हैं। और वैज्ञानिक के रूप में इनकी पहचान है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो सारी उपलब्धियां आप खूब जानते होंगे, पूरा देश जानता है, मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। हम तो शॉर्ट में ही चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, और तथ्यों में भी बस चुनिंदा चीजें हम यहाँ पर उन पर फोकस डाल रहे हैं। बाकी जहां से भी आपको कुछ मिले इनसे संबंधित तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना स्पष्ट रूप से है कि ये जो ऐड वैड करने का काम है ये सब बाद में, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, किसी भी टीचर के अनुसार उसको कंप्लीट करो जिसके गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो, जिनसे आप पढ़ रहे हो, आपने कोर्स ले रखा है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या किसी और ने गाइड कर रखा है आपको, उनके अनुसार पहले उस सिलेबस पूरा करो। आप किसी एक चीज के पीछे मत पढ़ो, नोट्स बनाने के ही चक्कर में मत पढ़ो। पहले एक बार सिलेबस जितना आपके पास जितने नोट्स हैं उनको कंप्लीट करो अच्छे से, उनको पूरा ये कहो कि घोट के पी जाओ, उनको अच्छे से आत्मसात करो उनको।
फिर कुछ लगे आपको कमी या कहीं असफलता मिले तो वो बाद की बात है। नहीं तो कोई भी टीचर है, कहीं भी आपको पढ़ाते हैं, पूरा प्रयास ये रहता है कि वहां से उनके पढ़ाने से ही सिलेक्शन हो जाए। हालांकि प्रैक्टिस वगैरह जरूर करनी पड़ती है, आपको ऑब्जेक्टिव पुराने नए प्रश्न सोल्व करने पड़ते हैं। तो साथियों, एक वैज्ञानिक, एक मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। 1997 में भारत रत्न का पुरस्कार भी इनको मिला और भारत रत्न इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया, क्योंकि 2002 में राष्ट्रपति बने हैं और ये उनको 1997 में मिल गया था। आपने देखा हो हमारे देश में ये 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, तो जो 98 का परमाणु परीक्षण था उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जनता इनको, ये मान लो, ये इनको जनता के राष्ट्रपति कहा जाता है, जनता का राष्ट्रपति। एक ऐसे व्यक्ति, इतनी सादगी इनके जीवन में, राष्ट्रपति भवन में गए, खाली हाथ आ गए वापस। तो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व रहा है इनका। तो पीपुल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति के नाम से इनको पुकारा जाता है। और पढ़ाने में विशेष रुचि इनकी रही है शुरू से ही। और 27 जुलाई 2015 को पढ़ाते पढ़ाते ही ये अकस्मात गिर पड़े और निधन हो गया। शिलोंग में अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय इनकी मृत्यु हो गई। अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब ये मानो आप IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इनका एक परीक्षा की दृष्टि से 2-4 बातें आप लिख लो। बाकी तथ्यों की बजाय जो कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया है उस पर फोकस करना। लिखो, आप हेडिंग डालो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 इनका कार्यकाल लिख लो। 2002 से 2007। तमिलनाडु लिख लो, रामेश्वरम लिख लो, या तमिलनाडु के रामेश्वर जिले से इनका संबंध है। इसमें लिखो नेक्स्ट, इनके विरुद्ध प्रतिद्वंदी उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल थी। लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट, अब्दुल कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो जीवन में किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रहे, अर्थात प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति तथा इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट, 1998 के परमाणु परीक्षण में इनका विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट, इन्हें प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट यानी जनता के राष्ट्रपति के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो ये हमने एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 12, प्रतिभा पाटिल। अभी तक आपने इस पद पर किसी भी महिला राष्ट्रपति का नाम नहीं सुना था, जो कि अब आप सुन चुके हो। 2007 से 12 का कार्यकाल। और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर और भी तथ्य बनते हैं, क्योंकि ये उस समय राजस्थान की ही राज्यपाल थी। वैसे इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है।
वहाँ पर ये राज्यपाल भी रही हैं, विधानसभा के चुनाव भी इन्होंने लड़े हैं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इनको प्राप्त है। और जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके सामने राजस्थान के ही पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, खूब आपने नाम सुना होगा, भैरों सिंह शेखावत इनके सामने इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, जो कि उस समय राष्ट्रपति पद पर, यानी पूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं हम उनको, पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो चुनाव, राष्ट्रपति का तो चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत और राजस्थान की राज्यपाल, उस समय तत्कालीन राजस्थान की राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के मध्य ये मुकाबला हुआ। एक तरह से दोनों व्यक्तियों का राजस्थान से संबंध रहा है और सत्ताधारी दल के द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण जीतना लगभग सबको, आपको पता ही है, तय होता है। तो जीते डॉक्टर क्या नाम है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी और महिला राष्ट्रपति बनने वाली उस समय तक ये पहली राष्ट्रपति रही हैं। हालांकि अब हमने देखा हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति भी एक महिला है, जो कि दूसरा ये मौका ऐसा आया है। और महाराष्ट्र सरकार में ये मंत्री रही हैं 2004 से 2007 तक, और फिर राष्ट्रपति बनने तक राजस्थान, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले तक ये राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। और एक चर्चा में इनकी एक छोटी सी चर्चा भी रही थी कि सुखोई 30 विमान इन्होंने उसमें उड़ान भरी थी। सुखोई 30, सुखोई 30 आप जानते हो, लड़ाकू विमान होते हैं जिसमें इन्होंने उड़ान भरी थी। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, लेकिन अब पुराने हो गए तो इस तरह के तथ्य नहीं आते हैं। फिर भी हमने वो सारे छोटे मोटे तथ्य इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इनके बारे में इतना सा ही परिचय। आप लिखो श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 महाराष्ट्र। और आगे लिख लो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट, इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा। नेक्स्ट, ये पूर्व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तथा 2004 से 2007 तक राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। और एक लाइन और लिख लो कि इन्होंने लड़ाकू विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी थी। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय। अब चलते हैं नेक्स्ट, 12 हो गए हैं, 13 नंबर है प्रणब मुखर्जी। काफी चर्चित नाम। चर्चित का कारण देखो, वैसे तो राष्ट्रपति बनना ही अपने आप में चर्चित है, लेकिन राष्ट्रपति के अलावा चर्चा में है। राजनीति में एक लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से रहा है, वीरभूमि जिले से। और इन्होंने पीए संगमा को हराया, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा को हराकर ये राष्ट्रपति बने। पीए संगमा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मतलब शायद ऐसा कोई बड़ा डिपार्टमेंट ना रहा हो जो इन्होंने नहीं लिया हो। बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में नेता पद पर रहे हैं, बड़ी बात है। देखो, लोकसभा और राज्यसभा
ये दो सदन है हमारे भारतीय संसद के, जिनमें इन सदन का नेता होना एक बड़ी बात होती है, साधारण व्यक्ति नहीं होता है। देखो, साधारणतः तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो अगर लोकसभा का व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो राज्यसभा में एक सदन का नेता नियुक्त किया जाता है, विशेषकर प्रधानमंत्री करते हैं उसको। और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो लोकसभा में सदन का एक नेता नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का है उस सदन का नेता तो वो स्वयं होता है, और दूसरे सदन का नेता वो चुनते हैं। तो लगभग ज्यादातर प्रधानमंत्री लोकसभा के ही नेता होते हैं, तो राज्यसभा का नेता कोई ना किसी को चुना जाता है। ये दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी नेता के पद पर रहे हैं। लोकसभा में इसलिए रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन लोकसभा के नेता रहे हैं। कारण कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 10 साल का उनका करियर है प्रधानमंत्री के रूप में, वो लगातार और राज्यसभा से नेता रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो फिर लोकसभा का कोई नेता नियुक्त किया जाता है, जिसमें इनका नाम रहा है। एक बड़ा पद, यहां तक कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह इनका नाम काफी चर्चा में था, लेकिन वो सब एक अलग राजनीतिक चर्चा हम नहीं करेंगे। जो भी मैटर था, हम तो अपने सीधी सी बात है परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा चेहरा, लाभ का पद भी काफी चर्चा में रहा था, विवाद रहा था इनका, और पुराना करियर रहा है इनका। इंदिरा गांधी सरकार में भी मंत्री पद पर रहे थे। हालांकि बाद में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो इनको दरकिनार कर दिया गया था। फिर इन्होंने अपनी खुद की भी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, ये इनकी पार्टी का नाम था। जब इंदिरा गांधी सरकार में ये मंत्री थे तो सीधी सी बात है आगे भी इनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन राजीव गांधी ने इनको तवज्जो नहीं दी, तो इन्होंने नाराज होकर नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। लेकिन बाद में 1989 में इनका राजीव गांधी के साथ एक सुलह हो गई, आम सहमति बन गई, और बाद में फिर ये पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई। और तब से लगातार ये कांग्रेस में रहे और बड़े बड़े पद संभाले इन्होंने। और राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने एक शब्द को हटाया, राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो उसको हटाकर इन्होंने श्रीमान शब्द का प्रयोग करवाया कि भाई ये महामहिम हटाओ, श्रीमान शब्द ही ठीक है, जो एक सबके लिए चलता है वही मेरे लिए चले। और 2019 में भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया है। 2019 से भारत रत्न। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस लीडर को भारत रत्न दिया है। तो इनके बारे में लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, इनका संबंध पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले से। संबंध लिख लो, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले से। नेक्स्ट, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी.ए. संगमा को हराकर राष्ट्रपति बने। ये लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी.ए. संगमा को हरा के राष्ट्रपति बने तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष मत लिख लेना, उपाध्यक्ष। देखो, ये भी बहुत बड़ा पद है। आप पढ़ते हो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो आप ये सोचते होंगे कि फिर उपाध्यक्ष के पास तो क्या शक्ति रहती होगी, बल्कि वास्तविकता यह है कि जो काम करने वाला वास्तविक व्यक्ति उपाध्यक्ष ही होता है।
जैसे आपने पढ़ा, जब अंतरिम सरकार होती है, बनी थी हमारी 1946 में, तो उसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल को बनाया और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो उपाध्यक्ष के पास सारी शक्तियां थी। तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें अध्यक्ष से कहीं ना कहीं ज्यादा शक्ति कह सकते हैं कि उस पद में होती है, या ज्यादा शक्ति भी ना कहें, ज्यादा ना कह के ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में उन शक्तियों का प्रयोग वो करता है। तो योजना आयोग एक बड़ी संस्था रही है। पंचवर्षीय योजनाएं आपने खूब सुनी होगी, बाद में इसको अभी बदला है मोदी सरकार ने, और इसकी जगह नीति आयोग को ले आए हैं। तो नीति आयोग को हम आगे पढ़ेंगे, जब संसद वगैरह पढ़ेंगे तब विस्तार से, या केंद्र राज्य संबंधों में विशेषकर उनका जिक्र आएगा, तो वो किसी भी सिलेबस में होगा तो वहां पर उनका जिक्र करेंगे। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहना एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट लिखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे तथा लोकसभा और राज्यसभा में नेता या सदन के नेता के पद पर रहे हैं। सदन के नेता के पद पर रहे हैं। सदन के नेता के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट, लाभ के पद का विवाद भी चर्चा में रहा है। इनसे संबंधित लाभ के पद का विवाद भी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, ये इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री पद पर रहे, लेकिन राजीव गांधी ने इनको दरकिनार किया था। तब इन्होंने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई या गठन किया। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के साथ आम सहमति के बाद कांग्रेस में विलय हो गई, या ये विलय हो गए, तथा बाद में इन्होंने महत्वपूर्ण पद संभाले। वो सब जानते हैं आप, बाद की राजनीति को आप भी जानते होंगे क्योंकि ये लेटेस्ट ही उदाहरण रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति बनने के बाद महामहिम के स्थान पर श्रीमान शब्द का प्रयोग करवाया। महामहिम ये शब्द चलता था, जिसको हटा के इन्होंने श्रीमान शब्द का प्रयोग कराया। श्रीमान यानी जो सबके लिए होता है, वही पद का उपयोग कराया। नेक्स्ट, 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद। दो 2017 से 2022 उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे हैं। पहले दलित राष्ट्रपति आपने पढ़ ही लिया था, तो ये दूसरे दलित राष्ट्रपति और जब ये राष्ट्रपति बने उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, और इन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार को हराया था। मीरा कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष महिला है, मीरा कुमार को पराजित किया। बस इनके बारे में लिखो, हेडिंग डालो नंबर 14, रामनाथ कोविंद। 2017 से 2022 उत्तर प्रदेश दूसरे दलित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, और इन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार को पराजित किया। चलो, वैसे काफी टैलेंटेड व्यक्ति रहे हैं। इनके बारे में अगर आप
थोड़ा सा भी जानना चाहो तो ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हुआ है इनका। हालांकि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन यूपीएससी क्लियर व्यक्ति हैं ये रामनाथ कोविंद। तो साधारण व्यक्ति नहीं है। कभी आप ये सोचो कि दलित है, साधारण है, राजनीति की वजह से बनाया। हालांकि सारी चीजें होती है वहां पर। सब चीजों को कोई भी राजनीतिक दल है साधने का प्रयास जरूर करते हैं राजनीति में, लेकिन कुल मिलाकर इनकी योग्यता के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट और लास्ट और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान हमारे राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, पहले आदिवासी राज्यपाल, बहुत कुछ है। उड़ीसा के रहने वाले, मयूरभंज जिले से, बैदोपोसी गांव, बैदापोसी और संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ। और ये व्यक्तिगत आधार पर देखें तो 15वें राष्ट्रपति हैं, और क्रम के आधार पर देखें तो ये 16वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। तो व्यक्ति तो 15 व्यक्ति अब तक राष्ट्रपति बने हैं, वैसे 16 कार्यकाल राष्ट्रपतियों का हो चुका है, यानी 16 बार राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, उनका निर्वाचन हो चुका है, नियुक्त हो चुके हैं। और एक बार बिना चुनाव भी हुए थे, वो एक अलग होगा, लेकिन उसका हम वर्णन नहीं करेंगे। भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति है ये, हमारे देश की वर्तमान तक सबसे युवा। अब आप कहोगे साहब दिखने में तो युवा नहीं लगती। अरे भाई, युवा नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पद पर, और इससे पहले ये रिकॉर्ड था नीलम संजीव रेड्डी के नाम, क्योंकि इस पद पर ऐसे ही किसी व्यक्ति को नहीं बैठाया जाता, कहीं ना कहीं एक उसका एक सबसे बड़ा पद है, कोई अनुभव या कोई उनके जीवन का अनुभव, ये सारी चीजें देखी जाती है। ऐसा कोई बाध्यता भी नहीं है। वैसे तो 35 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब तक के अपने इतिहास में देखें तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति रही है। और एक और जिस तरह से हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे, अपने वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, उसी तरह से स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं, और आदिवासी परिवार से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली राष्ट्रपति जो आदिवासी परिवार से आती है, महिला है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं, और किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी रही हैं। तो इनके बारे में तो इतना ही लिख लो। लिखो 15 नंबर डाल के लिखो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से वर्तमान तक। 25 जुलाई 2022 से वर्तमान तक। देखो, काफी दिनों से ये 25 जुलाई ही तारीख चल रही है, इसी दिन नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो ये लगभग 1980-82 के आसपास शायद ये नीलम संजीव रेड्डी बने, उस समय से हैं। तो वैसे ही बता रहा हूँ, कहीं ये सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं है, और करना चाहो तो कर भी सकते हो। बाकी काफी दिनों से 25 जुलाई चला आ रहा है। तो लिखो, इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। संथाल एक जनजाति है, चर्चा खूब रहती है अगर जनजाति आपने पढ़ी है तो। बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। नेक्स्ट,
यह व्यक्ति के आधार पर 15वें व क्रम के आधार पर 16वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, इससे पहले ये रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला भारतीय राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। यह आप एक बार देख लेना कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति, अगर ये जो लास्ट टाइम इनसे पहले एक दो जो राष्ट्रपति हुए उनका तो जन्म नहीं है, ये शायद मैंने उस समय थोड़ा सा गलत बोल दिया। मैंने जो पढ़ा था वो महिला था कि प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रपति हैं। इसमें स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है। एक बार इसको आप चेक कर लेना। आगे लिखो नेक्स्ट। संभवतः तो ये पहली महिला भी और किसी महिला पुरुष में दोनों में ही है, फिर भी आगे एक बार आप चेक कर लेना। थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं तो कहीं आप इसको, मैं एक ही अपने कन्फ्यूजन को ना बताऊं और आप इसको वही लिख लो। तो यहां मुझे लग रहा है हल्का सा कन्फ्यूजन। ठीक है, आप आगे चलो। नेक्स्ट लिखो, आदिवासी परिवार से आने वाली पहली महिला भारतीय राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। नेक्स्ट, वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी है। तो ये तो हो गया साथियों राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से जो थे। अब थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में अन्य जो फैक्ट बनते हैं हमारे संविधान की दृष्टि से, जो कहीं हमने चर्चा नहीं की है, काफ़ी हो सकता है वैसे तो काफ़ी डिटेल में, लेकिन फिर भी 2-4-5 बातें ऐसी जिनको आप लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। एक तो राष्ट्रपति भवन से संबंधित, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं राष्ट्रपति भवन से संबंधित, लेकिन हम तो शॉर्ट में ही लिखवाएंगे। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है? अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। आप सबको पता होगा, गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो ये वास्तुकार एडविन लुटियंस, जो ब्रिटिश वास्तुकार थे, उन्होंने ही इनका डिजाइन तैयार किया। और देखो 1911 में नई दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो उसके बाद वायसराय के निवास के लिए फिर ये एक भवन बनाना था। तो ये लगभग शायद 1912 में इसकी शुरुआत हुई है। और ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में ही लिखवाऊंगा। और काफ़ी दिन लगे हैं इसमें, 1929-30 के आसपास या 31 के आसपास बनकर तैयार हुआ है। और वायसराय के लिए मुख्य रूप से निवास के लिए बनाया गया भवन था। 1950 तक इसमें वायसराय ही रहते थे। और दिल्ली में रायसीना हिल्स, जो कि अरावली पर्वतमाला का ही नाम है, वहाँ पर ये बना हुआ है। एक तरह से मतलब इंजीनियर्स ने देखा कि कौन सी जगह सेफ है, तो उत्तर दिल्ली में बनाने का प्लान था शुरुआत में, लेकिन फिर नॉर्थ दिल्ली में यमुना नदी की एक बाढ़ का खतरा इनको लगा कि हो सकता है कि यहाँ से बाढ़ आने की एक दिक्कत रह सकती है। बाद में इधर साउथ दिल्ली में फिर ये जगह जो वर्तमान राष्ट्रपति भवन है, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी को तोड़ा, विस्फोट वगैरह करके उसको प्लेन किया और फिर यहाँ पर ये भवन बनाया गया। काफ़ी बड़ा भवन है, तो जिसमें हमारे वर्तमान राष्ट्रपति निवास करते हैं, उसी समय का बना हुआ है। देखो, इनका एक राष्ट्रपति आवास हैदराबाद में भी स्थित है, जिसको राष्ट्रपति निलयम कहा जाता है। राष्ट्रपति निलयम। देखो, ये दिल्ली, इधर जम्मू कश्मीर मान लो, इधर अपना भारत का ही दक्षिण भारत मान लो, तो मुख्य रूप से दिल्ली में निवास करते हैं।
शुरुआत में अपने जब यहाँ पर गर्मी होती है तो शीतकालीन राजधानी बना रखी है। जब यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो साउथ में चले जाओ, साउथ में सर्दी गर्मी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और उत्तर में चले जाओ तो सर्दी ज़्यादा रहती है, तो गर्मी में उत्तर में चले जाओ, दक्षिण में सर्दियों में चले जाओ। तो ऐसा राष्ट्रपति के लिए कुछ व्यवस्था कर रखी थी कि भाई अपने दक्षिण की यात्रा करें या सर्दियों में उधर जाना चाहे तो वहां जाके रह सकते हैं। तो हैदराबाद में स्थित एक राष्ट्रपति आवास है, उसको राष्ट्रपति निलयम कहा जाता है। रेजिडेंसी हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लगभग ये मान लो कि साल में एक बार दिसंबर जनवरी के महीने में राष्ट्रपति दक्षिण भारत में प्रवास के लिए जाते हैं, तो फिर यहीं ठहरते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बाकी लगभग जाते हैं। और एक प्रवास हिमाचल प्रदेश की तरफ भी था। जो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वो उत्तर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के बगल में हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश भी ऊंचाई पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी एक निवास स्थान था। एक जगह है, छरबरा है या छराबरा है, ऐसा एक नाम है। तो वहां पर भी एक भवन बना हुआ था जो राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास था, जिसे द रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता था। और ये 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ वो यहीं पर हुआ था। और भारत के विभाजन का निर्णय भी यहीं हुआ था, द रिट्रीट बिल्डिंग में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छराबरा एक जगह का नाम है, वहां पर। और शिमला उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। तो आजादी के बाद फिर इसको राष्ट्रपति भवन ही नाम दे दिया गया था इस जगह को। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देखा कि इस जगह का कोई उपयोग नहीं है, फालतू में इतनी जगह को घेर रखा है, तो फिर इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में इस भवन को परिवर्तित करवा दिया। तो अब ये ऐसा कोई भी भवन वहां पर नहीं है। और कुछ तथ्य ये है कि कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री की इच्छा से नहीं बने, जैसे नीलम संजीव रेड्डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमने जिक्र किया था। यानी सत्ताधारी दल के व्यक्ति राष्ट्रपति बने लेकिन उनकी इच्छा से नहीं बने। यानी नीलम संजीव रेड्डी बने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इच्छा से नहीं बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू की इच्छा से नहीं बने। यानी वो नहीं चाहते थे कि ये राष्ट्रपति बने, लेकिन ये राष्ट्रपति बने हैं। तो साथियों, लगभग हमारा अब ये तथ्यों का सिलसिला समाप्त हो चुका है। कुछ और दो चार बातें होगी तो मैं सीधा लिखवाई दूंगा, क्योंकि इसमें तथ्यों में समझाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कुछ भी समझाने का होता नहीं है, बस हमें बोलना होता है। तो समझाने में और बोलने में अंतर होता है, तो सीधा डायरेक्ट लिख लो। आप लिखो अन्य तथ्य, लिखो राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की डिजाइन पर 1911 में नई दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा के बाद वायसराय के निवास के लिए बनाया गया था। वायसराय के निवास, ये ध्यान रखना, 1911 में नहीं बना था, 1911 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया है। तो राजधानी बनाने के बाद बनाया गया, लगभग 12 में या 12 के आसपास इसका काम शुरू हुआ है, और लगभग 1929 या 30 के आसपास काम पूरा हुआ है। शायद 1931 के आसपास इसमें, या 1929 या 31 में ही रहना शुरू किया था। तो ये सारे तथ्य हैं, तथ्यों की कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए हम उनमें नहीं जाएंगे। आप लिखो नेक्स्ट। 1950 तक वायसराय ही इस भवन में रहते थे। ये भवन दिल्ली में रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है। नेक्स्ट,
हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति आवास को राष्ट्रपति निलयम कहा जाता है। राष्ट्रपति निलयम कहा जाता है। नेक्स्ट, या इसी लाइन में, इसे रेजिडेंसी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्राय वर्ष में एक बार दिसंबर जनवरी में राष्ट्रपति दक्षिण भारत प्रवास हेतु जाते हैं तो यहीं ठहरते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छराबरा में राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास था। राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास था जिसे द रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता था, जिसे द रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता था। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन 1945 यहीं पर हुआ था तथा भारत के विभाजन का निर्णय भी यहीं पर लिया गया था। यह भवन वायसराय के लिए बनाया गया था। जिस समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। थोड़ा सा स्पीड है, समय कम है, तो आप रोक रोक के लिख लीजिए। नेक्स्ट, आजादी के बाद इसे राष्ट्रपति निवास नाम दिया गया, लेकिन इसकी अनुपयोगिता को देखते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के रूप में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रत्याशी थे, सॉरी ध्यान रखना, उम्मीदवार मैंने शायद राष्ट्रपति बता दिया है आपको, प्रत्याशी उम्मीदवार की बात थी ये। तो मुख्य रूप से तो 1957 में लिख सकते हैं आप। 1957 में 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप पूरा काट के दोबारा लिखो, 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा 1969 में नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रत्याशी थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। प्रत्याशी यानी उम्मीदवार, ध्यान रखना, उस समय मैंने राष्ट्रपति ही बता दिया कि ये बने थे, बाकी प्रत्याशी की बात है, क्योंकि 1969 में ये प्रत्याशी बने थे नीलम संजीव रेड्डी, बाद में बने हैं फिर वो तो 1969 में नीलम संजीव रेड्डी और 1957 में मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद। हालांकि वो उनको वैसे तो नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्य रूप से 1957 में। नेक्स्ट, चौधरी हरिराम ने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा स्पीकर पद से 2 बार इस्तीफा दिया था, 1969 और 1977। 1969 और 1977 दोनों बार चुनाव लड़े, दोनों बार इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, के सुब्बा राव जो अभी लिखवाया हमने, के सुब्बा राव जिन्होंने चुनाव लड़ा था, अभी का मतलब पहली क्लास में, सुब्बा राव, के सुब्बा राव सर्वोच्च न्यायालय के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जबकि एच आर खन्ना और क्या नाम है, एक न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था, एच आर खन्ना थे, हाँ, कृष्णम
वी आर कृष्णम अय्यर, वी आर कृष्णम अय्यर, वी आर कृष्णम अय्यर, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ये न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। और एक व्यक्ति राष्ट्रपति रहे भी हैं, हिदायतुल्लाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, हालांकि कार्यवाहक ही रहे थे लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला है। तो कुल मिलाकर एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस थे, और सुब्बा राव चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है राष्ट्रपति का, और एच आर खन्ना और वी आर कृष्णम अय्यर ये उच्चतम न्यायालय के ऐसे पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्होंने भी चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट, सर्वाधिक 3 राष्ट्रपति तमिलनाडु से रहे हैं, एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन और अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, डॉक्टर, ये उपराष्ट्रपति का एक तथ्य वो लिख लो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोनों बार तथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य लगभग बच्चे सही कर देते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी गलतियां करते हैं। तो डायरेक्ट तो देखो उपराष्ट्रपति हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कराना होगा तो उसको बाद में देखेंगे। अभी केवल राष्ट्रपति ही है, तो राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है और आज राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त हुआ है। कल से हम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री पढ़ेंगे लेकिन साथ में मंत्री परिषद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना कहीं भी, वैसे तो राष्ट्रपति का जिक्र बहुत कम जगह है, प्रधानमंत्री का जिक्र बहुत कम जगह है, संविधान में उनकी शक्तियों का भी स्पेशल कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनकी शक्तियों का वर्णन कर रखा है, लेकिन फिर भी हम प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे क्योंकि सबसे वास्तव में पावरफुल व्यक्ति हमारे देश में कोई है तो वो प्रधानमंत्री का पद है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।